हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके बारे में चर्चा करते हुए मैंने कल की वीडियो में आपको ये बताया था कि नेशनल असेंबली द्वारा अब फ्रांस के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना दिया गया था, मोनार्की, जिसके अंदर लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनका प्रयोग करके वो अपने जीवन को इक्वालिटी और फ्रीडम के साथ फ्रांस के अंदर बिता रहे थे। साथ ही हमने ये बात भी की थी कि रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स, कि पॉलिटिकल सिंबल्स क्या होते हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल सिंबल्स है उनको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। जरा ध्यान से देखिएगा कि आपके इलाके या एरिया के अंदर भी आसपास बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग या ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि कभी स्कूल ही नहीं गए या पढ़े लिखे नहीं हैं। संविधान के अंदर जो चीजें बना दी गई हैं वो रिटर्न में मिलेंगी आपको या सिंबॉलिक मिलेंगी। रिटर्न इसलिए मिलेंगी ताकि हर इंसान से पढ़ सके, और सिंबॉलिक इसलिए मिलती है, सिंबॉलिक इसलिए मिलती है ताकि उनके साइन को देखकर उन लोगों को भी पता चल जाए जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्शंस के दिनों में जब कोई नेता किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष के सामने जो कि अनपढ़ है उसे बोलता है कि प्लीज मुझे वोट दीजिएगा, तो उस महिला को उसकी शक्ल नहीं याद होती, ना ही उसका नाम याद होता है, बस दिखता है तो उसकी छाती पे लगा हुआ वो बैच जो वो यूज करता है वो कांग्रेस का भी हो सकता है, बीएसपी का भी हो सकता है, बीजेपी का भी हो सकता है, अकाली श्रोमणी दल का भी हो सकता है, मतलब एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है। तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाती है उस सिंबल को देखकर कि हाँ भाई ये कांग्रेस का बंदा है। अगर वो उसे बोलकर चला जाए कि प्लीज कांग्रेस को ही वोट दीजिएगा और कांग्रेस का कोई चिन्ह ना हो, बीजेपी का कोई चिन्ह ना हो, और वहां पे लिख दिया जाए कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, तो मुझे नहीं लगता कि भारत की जो जनता कभी स्कूल नहीं गई, जिन्हें साइंस के अलावा कुछ और नहीं पता, वो अपना वोटिंग ढंग से दे पाएंगे। तो ये सिंबल्स की जरूरत पड़ती है उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते। तो चलिए, मैंने एग्जांपल बताई थी, अब बात कर लेते हैं रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में कि फ्रांस के अंदर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि फ्रांस के अंदर भी 28 बिलियन पॉपुलेशन में से लगभग जो लोग थे वो क्या थे, अनपढ़ थे। मैंने पहले बताया सिर्फ 4% लोग ऐसे थे जो अपनी 3 दिन की सैलरी का टैक्स पे करते थे, और टैक्स कौन पे करेगा, जो कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा, काम करता होगा, पढ़ा लिखा होगा। तो मतलब बाकी की जो जनता थी उसे एक किनारे कर दिया गया। लेकिन जब संविधान बनाया गया तो नेशनल असेंबली ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि संविधान में हर इंसान जो पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है उसे पूरे संविधान का ज्ञान होना चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना इसका भी उसे पता होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में। द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वीमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस के अंदर जो जनता थी वो लगभग अनपढ़ थी, वो ना पढ़ पा रही थी और ना कुछ लिख सकते थे। So, images and symbols were frequently used instead of printing words or communicate important ideas. जो अपने कुछ आइडियाज होते थे संविधान के, इंपॉर्टेंट जो बातें होती थी, उनके लिए उन्होंने कुछ सिंबल बना दिए थे और लोगों के, ताकि लोगों से वो कम्युनिकेट कर सके, लोगों को वो समझा सके। तो वो सिंबल बनाने की जरूरत किस लिए पड़ी थी कि संविधान में कोई भी जो उसके नियम है उनका उल्लंघन ना करे और लोग साइन को देख के ही समझ जाए कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि रिटर्न में लिखा होगा तो पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे, लेकिन अगर साइन दिया गया है और एक बार उस साइन के बारे में बता दिया गया तो वो लोग भी उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे जो पढ़े लिखे नहीं है। द प्रिंटिंग ऑफ द ली बार्बरी used many such symbols to convey the content of the Declaration of the Right. Let us try to read these symbols. ली बार्बरी एक नाम था, एक प्रिंटिंग जो सिंबल जिसने बनाए थे इस इंसान ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसका नाम था ली बार्बरी। उसने कुछ ऐसे साइन बनाए जिससे कि लोगों के साथ
कन्वे किया जाए, लोगों को डिक्लेयर किया जाए कि आपको किस चीज के लिए क्या करना है, किस समय आपको ये साइन को देख के क्या महसूस करना है और ये साइन आपके लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं हम वो जो सिंबल्स हैं वो क्या क्या थे, उनके नाम क्या थे और उनके साइन कैसे थे। ठीक है, सबसे पहला जो सिंबल था वो क्या था, द ब्रोकन चेन, मतलब टूटी हुई कड़ियां। चेन बोलते हैं कड़ी को, जो हथकड़ी जो पहनाई जाती है लोगों को अरेस्ट किया जाता है उसके लिए। चेन्स वर यूज्ड टू फेडर स्लेव्स, ए ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर एक्ट ऑफ द बिकम फ्री। मतलब ये चेन ये दिखा रही थी, ये साइन ये बताता था लोगों को कि अगर किसी मुस्लिम को किसी जुर्म के लिए पकड़ा गया है तो ये साइन का मतलब था अब जो है उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे फ्री कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये चेन एक और भी सिंबल थी कि जिस प्रकार से लोग पहले राजा के अत्याचारों के अंदर जकड़े हुए थे, कैद पड़े थे, एकदम से चैन में जकड़े हुए थे, अब वो चैन जो थी वो टूट चुकी थी और लोग जो थे आजादी से अपना जीवन जी सकते हैं। दूसरा सिंबल जो था वो था द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस। एक गट्ठा है लकड़ियों का और फेसिस का है। फेसिस मतलब अगर मान लीजिए, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के साथ एक कहानी भी बता देता हूं, बचपन में सबने पढ़ी होगी एकता में बल है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी यही बताया गया है, जो यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या था, द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस, मतलब अगर एक स्टिक आपने ले ली, एक छड़ी मेरे हाथ में है, ये तो मतलब बहुत मजबूत वाली है, मैं इसे तोड़ नहीं सकता, सॉरी, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर मान लीजिए ऐसी एक छड़ी हो, अगर पूरी कोशिश करूंगा तो टूट भी जाएगी, लेकिन मुझे तोड़ना नहीं इसे, क्योंकि मैं इसे यूज कर रहा हूं। तो क्या था कि अगर एक छड़ी होती है एग्जाम्पल के तौर पे, वो टूट जाती है आसानी से, लेकिन अगर ऐसी बहुत सारी छड़ियां इकट्ठी होकर एक बंडल बन जाती हैं तो उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ये सेट की गई है, द बंडल ऑफ ऑल रोड एंड फेसेस, one road can be easily broken but not an entire bundle stands line in the unity। जब एक स्टिक को आराम से तोड़ सकता है इंसान, लेकिन बंडल्स को इंसान नहीं तोड़ सकता, हमें ये दर्शाता है जब इंसान अकेला होता है तो समाज का कोई भी तत्व, कोई भी ऐसी शक्ति जो अपनी पावर दिखाती है उसे दबा लेती है, लेकिन जब वो यूनिटी के अंदर होता है, इकट्ठे होकर चलते हैं, तो उनकी एक स्ट्रेंथ बन जाती है, एक मजबूती बन जाती है, जो कि दूसरों के सामने लड़ने की ताकत खड़ी कर देती है और उसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरा साइन था वो था एक आइस का साइन था। ऐसे एक आइस बनी होती थी ट्रायंगुलर के बीच में और कुछ रेज निकल रही होती थी, तो वो क्या मतलब आइडेंटिफाई करता था, द आइस विद इन ट्रायंगुलर रेडिएटिंग द लाइट, द आर सीइंग I stand for the knowledge, the rays of sun will drive away the cloud of ignorance। इसमें क्या बताया गया है कि हमारा जो जीवन है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, हमें कभी कभी अपना जीवन बिल्कुल डार्कनेस नजर आता है, अंधेरे में लगता है। उस वक्त हमारी जो अंतर आत्मा की जो तीसरी आंख जो है हमारे, वो हमें क्या बताती है, उस हिम्मत को जगाती है, उस ताकत को जगाती है, जिसके बलबूते पे हमें ये पता चलता है कि लाइफ में कुछ भी डार्कनेस नहीं होने वाला। किस प्रकार, जिस प्रकार जो सूरज निकलता है तो क्या होता है, जो बादल है वो छट जाते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं और बादल जो है सूरज की रोशनी को कभी भी ढक नहीं सकते। ये है साइन जो है नॉलेज का साइन है। जब आपको अंतर ज्ञान होगा, जब आपको नॉलेज आ जाएगी तो आपको कुछ भी बिगड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, आप हर चीज का हल निकाल सकते हो। तो ये साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइन है हमारी लाइफ के लिए भी। तो ये ना तो फ्रांस का है ना किसी और का है, इस वक्त ये हमारा माना गया है, हम कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त क्या है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और ये सब पे लागू होता है। दूसरा था हमारे पास चौथा हमारे पास है स्पीचर। स्पीचर में क्या था, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, स्टिक्स होती थी ऐसे करके। ये स्टिक्स जो है एक राजा की निशानी थी। फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर आई थी भूल भुलैया, उसमें अक्षय कुमार जी रॉड लेके ऐसे खड़े हो जाते हैं और उसे ऐसे
बार बार नीचे फर्श पे लगाते हैं, उससे कोई वॉइस निकालते हैं, आवाज करते हैं, जैसे कि ऐसे करके। तो जो उस वक्त वो जो घोस्ट होती है वो उससे छड़ी के माध्यम से उसे पहचानती है, उसे लगता है कि राजा है। वरना अक्षय कुमार उनसे बात करते शायद उसको पता नहीं चलता कि राजा है अक्षय कुमार, लेकिन उस छड़ी की जो थाप थी, छड़ी की जो वॉल्यूम थी, उससे वो पहचान जाती है कि राजा है। तब उसे बोलते हैं कि मैं राजा को मारने आई हूँ, समथिंग कुछ ऐसा होता है। तो वो जो छड़ी है वो एक आइडेंटिफाई करती है राजा की पावर को। आप बड़े बड़े जो पिक्चराइजेशन होती है उसपे देखना, कोई पोर्ट्रेट बने होते हैं तो राजा छड़ी लेके आराम से तलवार लेके खड़े होते हैं। तो वो जो तलवार, वो जो छड़ी थी, वो क्या था, स्पीचर थी, और वो सिंबल किसका था, राजा की पावर का। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑरब्रोज की। ऑरब्रोज एक ऐसा साइन था, यहाँ पे एक स्नेक है जिसने अपनी ही टेल अपने मुंह में ले रखी है। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूं। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फॉर द टू फ्रॉम ए रिंग, सिंबल ऑफ द एंटाइटी, ए रिंग हैज नाइदर बिगिन नोर एंड। मतलब ये स्नेक हमें, जो रिंग बनी है स्नेक के द्वारा, ये बता रहा था, एंटाइटी का मतलब होता था कभी भी अंत ना होने वाला। फ्रांस की जनता को ये समझाया जा रहा था कि जो अब संविधान बन चुका है उसकी बिगिनिंग तो हो गई है, लेकिन इसका अंत कभी नहीं होगा, मतलब लंबे समय तक टिका रहेगा ये संविधान, क्योंकि लोगों के हक में बना हुआ है। जिस प्रकार ये स्नेक जो है, अगर इसकी पूंछ को हटा दिया जाए तो मुंह और पूंछ के बीच में एक डिस्टेंस के बाद आप ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इसने अपनी पूंछ को मुंह में ले लिया है तो इसका मतलब हम यहां से शुरू हुए और वापस यहीं पे आ गए। तो ये सांप का जो साइन था लोगों को ये बताता था कि जो संविधान है वो बहुत मजबूत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का बहुत मजबूत बना हुआ है। ये सारे साइन मैं आपको पीडीएफ फाइल में भी डाल दूंगा, अगर आपको यहाँ पे ढंग से समझ ना आ रहे हो तो इनमें से देख लीजिएगा। ठीक है। तो मतलब ये सिंबल जो था अपने आप में ही बताता था कि मजबूती से टिका हुआ संविधान है। तो ये पांचवा जो है हमने यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद पढ़े हम 6 नंबर। छठा सिंबल आपको ये बताता है रेड फ्रिगियन कैप। रेड फ्रिगियन कैप क्या था, कैप वॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकम फ्री। मतलब जो मुजरिम होते थे या कोई ऐसा इंसान जो कैद हो जाती थी, तो जब वो कैद से निकलता था, जब अपनी जिंदगी को बिताता था बाद में, तो इस प्रकार की जो कैप है अपने सिर पे पहनता था, आजादी से जीता था। मतलब ये भी एक फ्रीडम का साइन था उनके लिए। ठीक है। उसके बाद आता है जैसे यहाँ पे 7 नंबर, द विंग वीमेन, एक ऐसी औरत जो कि हवा में पंख के साथ उड़ रही है। तो इसका जो साइन था वो यहाँ पे क्या दर्शाता था, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ का मतलब था कि अब जो है इंसान जो है वो पूरी आजादी के साथ समाज में रहेगा, आजादी के साथ वो उड़ेगा, चाहे वो मैन है, चाहे वो वीमेन है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि अब राजा की मनमर्जी नहीं चलने वाली। अब किसकी मनमर्जी चलेगी, कानून की मर्जी चलेगी। ठीक है। उसके बाद है ब्लू व्हाइट एंड रेड। अब ये भी साइन होता था, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है क्योंकि कलर आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को। द नेशनल कलर ऑफ द फ्रांस, ये कलर जो है अपने आप में आइडेंटिफाई करते हैं फ्रांस की नेशनैलिटी को, कि फ्रांस के जो कलर हैं ये नेशनल कलर माने जाएंगे। जैसे हमारे कौन से हैं, भगवा, ग्रीन और व्हाइट, सॉरी भगवा, व्हाइट और ग्रीन। सीक्वेंस मैंने ऊपर नीचे कर दिया था, लेकिन कलर यही है। तो ठीक इसी तरह ब्लू, व्हाइट और रेड जो थे नेशनल कलर थे किसके, फ्रांस के। तो यहाँ पे हमने 8 सिंबल कर लिए हैं। जो 9वां सिंबल है वो क्या था, अभी देखते हैं। लास्ट पॉइंट है द लॉ टैबलेट, मतलब कानून की दवाई। कानून की दवाई तो हर इंसान को खानी पड़ती है। क्यों खानी पड़ती है, अगर नहीं खाएगा तो समाज में नहीं रह पाएगा बच्चे। इसीलिए ये कानून बनाया गया था द लॉ टैबलेट, मतलब कानून की दवाई। कैसे, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। जब इंसान के लिए कानून नहीं था तब भी इंसान को अपनी तरह ही समझे, इक्वल समझे, मतलब तब भी ये कानून होना चाहिए था। और जब कानून बन चुका है, एक संविधान बन चुका है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, तब भी हर इंसान कानून की नजरों में एक जैसा है। अगर कोई अमीर कसूर करता है, गुनाह करता है, तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो एक गरीब को गुनाह करने में मिलेगी। तो ध्यान रखिए, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कानून का उल्लंघन करे। सबसे बड़ा कानून अभी आप पे लागू हुआ है,
आपको रूटीन में पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। ये आपका मॉरल ड्यूटी है। अपने आप को एक कानून में बांध लीजिए, एक नियम में बांध लीजिए, ठीक है। और उसके साथ ही आपसे इजाजत लेता हूं मैं। कल फिर मिलूंगा आपको इसी समय, इसी चैनल पर, इसी चैप्टर के साथ, पार्ट नंबर 6। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।